हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था, राइट। मैंने आपको 10 to 12 ग्राफ्स बताए थे कि प्लॉट कैसे करना है। क्लियर है? अब चलिए मैं आपको एक सिंपल सा प्रॉब्लम देता हूँ। अगर किसी को डाउट है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ यार कि एक चीज़ ध्यान रखना। मान लो अगर y = 1/x है और इसका ग्राफ प्लॉट करना है, आप एक्सिस भी ध्यान से देखें। मीन्स अगर y एक्सिस पे y है और x एक्सिस पे लेट्स से x है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, राइट। y x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर मैं यहीं पे एक्सिस चेंज कर दूँ, मीन्स यहाँ पे 1/x लिख दूँ और यहाँ पे y लिख दूँ, आप 1/x को लेट्स से p मान लें, तो y = 1/x था और 1/x के प्लेस पे p है, तो y = p का ग्राफ, तो y = p का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है? तो आपको ऐसे ग्राफ सिंपल तो आपको ऑलवेज ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन इन केस कभी एक्सिस चेंज हो गया हो तो भी आपको प्लॉट करने आना चाहिए। क्लियर है? चलिए इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है, सेलेक्ट इनकरेक्ट ग्राफ। आपको मैं कुछ ग्राफ प्लॉट करके दे रहा हूँ, आपको इनकरेक्ट ग्राफ सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ग्राफ इज वेलोसिटी एंड n में है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। सेकेंड ग्राफ वेलोसिटी एंड 1/n में ग्राफ ऐसा दिया है। थर्ड वेलोसिटी एंड n में ग्राफ स्ट्रेट लाइन। फोर्थ ग्राफ वेलोसिटी एंड z में स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको वेलोसिटी और n में ग्राफ दे दे, या फिर वेलोसिटी और 1/n में, या फिर वेलोसिटी एंड z में ग्राफ दे दे, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। सोचना है कि कौन कौन से ग्राफ इसमें से इनकरेक्ट है। ट्राई करें खुद से। चलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी = 2.18 × 10⁻⁶ z/n होता है, राइट। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो वेलोसिटी एंड z में ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मीन्स ये ग्राफ करेक्ट है ये ग्राफ। वेलोसिटी एंड n में ग्राफ कैसा होगा? तो ये y = 1/x टाइप हो गया, तो वेलोसिटी एंड n में ग्राफ हाइपरबोला होगा, मीन्स ये भी करेक्ट है। वेलोसिटी एंड 1/n में ग्राफ कैसा होगा? अगर मैं 1/n को p मान लूँ, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू p है, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू p मीन्स ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, मीन्स ये भी करेक्ट है। लेकिन वेलोसिटी एंड n में ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये ग्राफ इनकरेक्ट है, क्योंकि वेलोसिटी एंड n में इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन होने का मतलब है ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अपने को इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था, तो आंसर 3 होगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर है? तो ये था ग्राफ के बारे में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लास्ट क्लास में बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि हम ये जो बोर्स मॉडल पढ़ रहे हैं, ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए है। तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन है, राइट। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है? ऑर्बिट में रहता है, राइट। तो बहुत सारे लोगों का डाउट था कि अगर हाइड्रोजन एटम है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 1 ऑर्बिट रहेगा या फिर बहुत सारे ऑर्बिट होंगे? बहुत सारे लोगों का कहना था कि यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास सिर्फ 1 ऑर्बिट रहेगा। ये डाउट था बहुत सारे लोगों का, मीन्स इसमें सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट हाइड्रोजन में नहीं रहेगा। ये आपका डाउट था, तो मैं बता दूं कि ये गलत स्टेटमेंट है। आप इसको ऐसे समझो कि मान लो कोई घर है और इस घर में एक इंसान है, ठीक, सिर्फ एक ही बंदा है, ठीक।
और घर, अब ये सोचो कि आपका बोलना क्या है, मान लो एक इंसान है तो क्या उसके लिए सिर्फ घर में एक ही रूम होना ज़रूरी है, या फिर अगर वो घर बनवाएगा तो बहुत सारे रूम भी बनवा सकता है। तो ऑफ कोर्स बस रिलेट करना थोड़ा सा कि एक इंसान है, घर में कोई एक ही इंसान है तो भी उसके घर में बहुत सारे रूम्स हो सकते हैं। 3 BHK में भी एक इंसान रह सकता है, 4 BHK में भी एक इंसान रह सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक इंसान है, अभी मान लो रूम नंबर 1 में है और उसके घर में 4 रूम है, फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम। तो होगा ये कि एक रूम ऑक्यूपाई रहेगा, मीन्स ये इंसान फर्स्ट रूम में है, तब सेकेंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम ये एम्प्टी रहेगा, उस रूम में कोई नहीं है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि किसी घर में एक इंसान है तो उस घर में 100% एक ही रूम होना चाहिए, ये कोई रूल नहीं होता है। क्लियर है? एक इंसान है, उसके घर में कितने भी रूम हो सकते हैं। वैसे ही अब यहाँ पे समझिए, ऑर्बिट क्या होता है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, राइट? तो ये बोलना गलत है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एटम में एक ही ऑर्बिट होगा। ऑर्बिट इनफाइनाइट होते हैं और हो भी सकते हैं। बस होगा क्या कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी सारे ऑर्बिट एम्प्टी रहेंगे, मीन्स उस ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। क्लियर है क्या? ऑर्बिट मतलब ऐसा सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। तो ये सारे सर्कुलर पाथ एम्प्टी रहेंगे, मीन्स इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेकेंड ऑर्बिट होगा ही नहीं, थर्ड ऑर्बिट होगा ही नहीं, फोर्थ ऑर्बिट होगा ही नहीं। क्लियर है क्या? ऑर्बिट रहेगा, वो वैकेंट होगा। क्लियर है क्या? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी सारे ऑर्बिट क्या होंगे? एम्प्टी होंगे। जैसे एक इंसान है तो बहुत सारे रूम्स हो सकते हैं इसके लिए घर में, एक रूम में रहेगा, बाकी सारे रूम क्या होते हैं? एम्प्टी रहेंगे। क्लियर है? तो ये बहुत सारे लोगों का डाउट था, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मीन्स ये डेफिनेशन मैं जो भी बता रहा हूँ ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही वैलिड है, ये आप ध्यान रखें, राइट? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपको चलो यहाँ पे बताया था कि अगर एनर्जी लेवल डायग्राम है, एनर्जी लेवल में n = 1 होता है, ऐसे n = 2, इसका एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हाइड्रोजन आइटम है तो हाइड्रोजन आइटम के लिए n = 1 का एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n = 2 का एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n = 3 का एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, n = 4 का एनर्जी वैसे -0.8584 था इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखा था अपन ऐसे ही n = 5 रहेगा, n = 6 रहेगा, ऐसे ही करके n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा। आपको याद है? n = 1 को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट स्टेट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट या फिर फर्स्ट स्टेट। ऑर्बिट को भी स्टेट बोलते हैं। n = 2 को क्या बोलेंगे? सेकेंड स्टेट। n = 3 को थर्ड स्टेट, n = 4 को फोर्थ स्टेट। बहुत ही सिंपल है, समझ में आया होगा। n = 1 को अपन क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट स्टेट, n = 2 को सेकेंड स्टेट, n = 3 को थर्ड स्टेट, n = 4 को फोर्थ स्टेट बोल सकते हैं। एक चीज़ और,
ये जो फर्स्ट स्टेट दिख रहा है, ये जो फर्स्ट स्टेट दिख रहा है इसका एनर्जी मिनिमम है। क्लियर है? ये जो फर्स्ट स्टेट है इसका एनर्जी मिनिमम है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी सबका एनर्जी तो ज़्यादा है यार। n इक्वल टू इन्फिनिटी का एनर्जी 0 होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। तो n इक्वल टू 1 का एनर्जी मिनिमम होता है। और इस स्टेट का एक और निकनेम है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को क्या बोलते हैं? और ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट समझ में आया? तो फर्स्ट स्टेट, किसी भी एटम के फर्स्ट स्टेट को क्या बोल सकते हैं? ग्राउंड स्टेट। यार आपने बिल्डिंग देखा है ना, तो बिल्डिंग में जो फर्स्ट नीचे वाले फ्लोर को क्या बोलते हैं? ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद वाले हायर फ्लोर होते हैं। तो सबसे नीचे वाला स्टेट को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट समझ में आया? बाकी सारे स्टेट को, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए ध्यान से देखना, ग्राउंड स्टेट क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेट का ही निकनेम है ग्राउंड स्टेट। ये मिनिमम एनर्जी स्टेट होता है। क्लियर है? फर्स्ट स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट मीन्स फर्स्ट स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट को बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब देखो यार, एक्साइटेड स्टेट है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो ये n इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? एक्साइटेड स्टेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सेकेंड स्टेट से। क्लियर है? तो सेकेंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं, सेकेंड स्टेट को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो n इक्वल टू 2 को मैं क्या क्या बोल सकता हूँ? आइदर सेकेंड स्टेट या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 3 को थर्ड स्टेट या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? फोर्थ स्टेट को क्या बोल सकते हैं? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 5 को बोल सकते हैं फिफ्थ स्टेट या फिर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। आई होप क्लियर है। तो मैंने आपको अभी तक सिर्फ 2 डेफिनेशन बताया। एक तो ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इज फर्स्ट स्टेट या फिर मिनिमम एनर्जी स्टेट को अपन क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और सेकेंड चीज़ बताया मैंने एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? ग्राउंड स्टेट को छोड़ के बाकी सबको अपन बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट 2 से स्टार्ट होता है, तो सेकेंड स्टेट को अपन बोल सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड स्टेट को बोल सकते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ स्टेट को बोल सकते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर है क्या? तो चलिए हेडिंग दीजिए आप फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में। हेडिंग दीजिए ग्राउंड स्टेट। इन केस किसी को ये लिखना है तो आप चाहो तो लिख सकते हो ऐसे ही नोटबुक में कहीं, ठीक ना? चाहे तो आप लिख लें। ये वाला पार्ट इन केस अगर आप खुद के लिए लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो आप। अपन अदरवाइज ग्राउंड स्टेट का डेफिनेशन पे आते हैं। लिखिए जल्दी। तो चलिए लिखिए इसका डेफिनेशन ग्राउंड स्टेट का। मिनिमम एनर्जी स्टेट, मिनिमम एनर्जी, क्योंकि इसका मिनिमम एनर्जी होता है, तो मिनिमम एनर्जी स्टेट ऑफ एटम
मिनिमम एनर्जी स्टेट ऑफ एटम, मिनिमम एनर्जी स्टेट ऑफ एटम और आयन, मिनिमम एनर्जी स्टेट ऑफ एटम और आयन is called ground state, is called ground state. हो गया। तो चलिए ये भी लिख लीजिए कि इट्स वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1। इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन कितना हो जाएगा, तो हीलियम प्लस आयन का ग्राउंड स्टेट अगर एनर्जी चाहिए तो आप एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करें, -13.6 Z², Z2 है 4/n। ग्राउंड स्टेट के लिए n का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो यह जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपसे बोले कि कोई भी यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा, कुछ मत करें, फॉर्मूले में -13.6 Z²/n² फॉर्मूले में n का वैल्यू 1 पुट करें, आंसर आएगा। क्लियर है, जल्दी से नोट करें। चलिए अपन सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं। एक्साइटेड स्टेट। चलिए एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है ये। एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, तो ग्राउंड स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट को क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। तो लिखिए इसमें एक्साइटेड स्टेट में लिखिए इसका डेफिनेशन कि स्टेट्स ऑफ एटम और आयन, स्टेट्स ऑफ एटम और आयन अदर देन ग्राउंड स्टेट, स्टेट्स ऑफ एटम और आयन, ये आयन के लिए भी वैलिड है, तो स्टेट्स ऑफ एटम और आयन अदर देन other than ground state is called excited state, is called excited state। क्लियर है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि n = 2 को अपन क्या बोल सकते हैं, सेकेंड स्टेट, और क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसे n = 3 को क्या बोल सकते हैं, थर्ड स्टेट या फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर चलो एक और लिख दो, n = 7 को क्या बोल सकते हैं, सेवेंथ स्टेट, या फिर कौन सा एक्साइटेड स्टेट, तो सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। क्लियर है इतना, चलिए अब जल्दी से नोट कर लें। जल्दी से नोट करें, फिर चलिए इसमें थर्ड डेफिनेशन पे आते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी। ये ध्यान रखें, ये आयोनाइजेशन एनर्जी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वैलिड है, IE। हो गया। चलिए देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ये समझने का ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, n = 1
मीन्स किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेट से हायर स्टेट में ले जाना है। ध्यान से सुनना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेट से हायर स्टेट में ले जाना है, इसके लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, मीन्स एटम को एनर्जी देना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी एटम के लिए ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे ले जाना है। किसी भी एटम और आयन के लिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ ले जाना है, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे ले जाना है। इन्फिनिटी मीन्स एटम से बाहर निकालना है। कहाँ से? इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था और ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे ले जाना है। जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इस एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? आई होप किसी को डाउट नहीं है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए आयोनाइजेशन एनर्जी का। लिखिए कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to move an electron, from ground state to n tending to infinity, is called ionization energy. इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो यार, अगर आपको 1 से इन्फिनिटी पे ले जाना है, कितना एनर्जी देना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है। आप ऐसे देसी में समझो, आपके पास 2 रुपये थे और अभी आपके पास आपने कुछ पैसे ले लिए और आपके पास 5 रुपये हो गए। बहुत सिंपल है। पहले 2 रुपये थे, आपने कुछ पैसे लिए, आपके पास 5 रुपये हो गए। कितने पैसे लिए थे आपने? कितने पैसे लिए थे? 2 रुपये थे, 5 रुपये हो गए। कितने पैसे लिए? 5 - 2 मीन्स 3 रुपीज़ लिया होगा। सिमिलरली यार, पहले इलेक्ट्रॉन n=1 में था, मतलब इसका एनर्जी इतना था। आपने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन n=∞ मीन्स E=0 पे पहुंच गया। कितना एनर्जी लिया होगा? तो 0 - 10, ये एनर्जी डिफरेंस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू E इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का एनर्जी ये 0 होता है, माइनस E1। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू E इन्फिनिटी 0, E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन, E इन्फिनिटी तो ऑलवेज किसी भी एटम का 0 होगा, तो 0 माइनस हीलियम प्लस का ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमने फाइंड किया था, कितना हो जाएगा? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नोट कर लीजिए आप। जल्दी नोट करें। फिर 4th टर्म आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जल्दी आप नोट करें।
चलिए, आई होप आपने लिख लिया है पूरा। राइट, अब चलिए समझते हैं अपन आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। तो चलो ये समझने से पहले मैं आपको एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का झटका दिया, या 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे, जो भी एनर्जी मिलेगा इसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल है। अरे बहुत देसी में समझो यार। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, जो भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी, उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ेगा, 2 वोल्ट से। तो मतलब कि यार 1 इलेक्ट्रॉन को 2 वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करूंगा सो दैट इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होना चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। सिंपल है, 1 इलेक्ट्रॉन को आपको 13.6 वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब जितना भी दे दे, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे, इसका मतलब देसी में समझ में आना चाहिए। वैसे कन्वर्जन तो आपको आता ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ये समझ में आता है। लेकिन इसका डेफिनेशन भी कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आया। हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। राइट, अब देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया तब आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत सिंपल है समझना। इसका पहले मैं आपको एकदम पहले विदेशी में डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, फिर बाद में मैं सिंपल टर्म में समझाऊंगा। डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन बस सुनना, लिख लेंगे अपन। डेफिनेशन ये है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड so that its kinetic energy becomes equal to ionization energy। मतलब अगर आपको हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल फाइंड करना है तो हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट से एक्सेलरेट करो सो दैट इसका काइनेटिक एनर्जी बन जाए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बताओ 1 इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट का झटका दोगे, कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे सो दैट इसका काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाए। कितना, तो आपको 13.6 वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 13.6 वोल्ट से एक्सेलरेट करूँगा तो इसका एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। तो जितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया यही होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल उस एटम का। क्लियर है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझा रहा हूँ मैं। चलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल का आप डेफिनेशन लिखिए। देखिए इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू which an electron must be accelerated
potential difference through which an electron must be accelerated so that its kinetic energy becomes equal to ionization energy of that atom or ion. Ionization energy of that atom or ion. क्लियर है? चलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ. देखो, अगर आपको हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ेगा? 13.6 वोल्ट से. तो हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी लिख देता हूँ. आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ेगा सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी. तो 13.6 वोल्ट से, तो ये हो जाएगा 13.6 वोल्ट. सिमिलरली आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस आयन, ये कितना हो जाएगा? तो हीलियम प्लस आयन का आयोनाइजेशन एनर्जी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो 1 इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करूं? 54.4 वोल्ट से. तो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा 54.4 वोल्ट. अभी भी अगर नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल है, अब छोड़ो सब. देखो, आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करो, कुछ मत करो, आप आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करो. जैसे हाइड्रोजन का अगर आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, क्या करोगे आप? आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करोगे. तो हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. की पॉइंट ये है, आयोनाइजेशन एनर्जी में से ई हटाएंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पाएंगे. नहीं समझ में आया? आयोनाइजेशन एनर्जी में से ई हटाओ, पोटेंशियल पाओ. हीलियम प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ई हटाओ, पोटेंशियल पाओ. समझ में आया? तो आयोनाइजेशन एनर्जी में से ई हटाएंगे, पोटेंशियल पाएंगे. तो आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना ही नहीं है. क्या कैलकुलेट करना है? आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ई हटाएं, पोटेंशियल पाएं. सिंपल है क्या? बस ये की पॉइंट याद रखो आप. चलिए फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ डेफिनेशन पे आते हैं. एक्साइटेशन एनर्जी. चलिए आपको समझ में आया कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है. तो आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स 1 से इन्फिनिटी पे जाना है. तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी. अब बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है. तो एक्साइटेशन एनर्जी मीन्स 1 से अगर इन्फिनिटी पे जा रहे हो तब तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी. लेकिन 1 से आप किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हो, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हो, तो इसे बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी. क्लियर है? तो
तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। चलिए डेफिनेशन लिखिए। एनर्जी required to move an electron from ground state to any excited state is called excitation energy of that state। ऐसे लिखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट is called excitation energy of that state। इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए, अगर n इक्वल टू 1 से 2 में जाएंगे तो इसे बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ, सिंस आप सेकेंड स्टेट में जा रहे हो तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। 1 से 3 में जाएंगे तो इसे बोल सकते हैं एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट, या फिर एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है क्या? एक चीज़ और, 1 से सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट कौन सा है? 2 है। तो 1 से 2 में जाओगे तो इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ये थोड़ा ध्यान दें, 1 से 2 में जाओगे तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, 1 से 3 में जाओगे तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, 1 से 4 में जाओगे तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, 1 से 5 में जाओगे फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं, वैसे किसी भी एटम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मीन्स कहाँ से कहाँ? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल्स टू एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को क्या बोलते हैं? सेकेंड स्टेट। तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 से 2 में ले जाना है, कितना एनर्जी देना पड़ेगा? तो E2 माइनस E1, E2 है -3.4 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली चलो मैं और लिख देता हूँ, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल्स टू एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड दिस विल बी इक्वल टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को और क्या बोल सकते हैं? थर्ड स्टेट। तो दिस इज इक्वल टू एक्साइटेशन
एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट एंड दिस विल बी इक्वल टू कहाँ से कहाँ 1 से 3 में, तो E3 माइनस E1। E3 है हाइड्रोजन के लिए -1.51 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब्सट्रैक्ट करो तो आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये पॉइंट समझने का ट्राई करो आप। कभी कभी पूछ देता है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब 1 से 2 में, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आप इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का निकनेम सेकेंड स्टेट भी होता है, तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट भी बोल सकते हैं। नोट करिए। चलिए अपन आगे बात कर लेते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी के बाद एक और टर्म है, सिक्स्थ टर्म एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये भी सिंपल है यार, मतलब मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, लेकिन की पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक्साइटेशन एनर्जी में से ई हटाएंगे, पोटेंशियल पाएंगे। समझ में आया क्या? बस डेफिनेशन लिख लीजिए कि एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। चलिए लिखिए डेफिनेशन की। पोटेंशियल डिफरेंस through which an electron must be accelerated from rest. Potential difference through which an electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to excitation energy of that atom or ion. Excitation energy of that atom or ion. तो चलिए मैं आपको बस एक एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मीन्स आपको क्या करना है, एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करना है फर्स्ट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब 1 से लेके 2 में E2 माइनस E1 कितना होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा 10.2 वोल्ट। क्लियर है क्या? नोट कर ले, बस कुछ नहीं करना। आप जो भी एक्साइटेशन एनर्जी का आंसर आएगा उसमें से E हटाएं, पोटेंशियल पाएं। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ। चलिए लास्ट टर्म है यहाँ पे आज का, बाइंडिंग एनर्जी। चलिए हेडिंग दीजिए बाइंडिंग एनर्जी। देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, 1 से इन्फिनिटी पे जा रहे हो तो
आयोनाइजेशन एनर्जी, वन से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हो तो एक्साइटेशन एनर्जी, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी पे जा रहे हो तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। फिर से बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी पे जाओगे, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसे बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो लिखिए इसका डेफिनेशन बाइंडिंग एनर्जी में, लिखिए कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy required to move an electron, minimum energy required to move an electron from any state to infinity, minimum energy required to move an electron from any state to infinity is called binding energy of that state, is called binding energy of that state। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी में फिक्स है, वन से ही आपको इन्फिनिटी पे जाना है। बाइंडिंग एनर्जी में आप किसी भी स्टेट से इन्फिनिटी पे जाएं, ये जनरल टर्म है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कहाँ से कहाँ जाना है, थर्ड स्टेट है तो 3 से इन्फिनिटी, इन दिस विल बी ई इन्फिनिटी माइनस E3, 0 माइनस E3 कितना होता है, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर कितना हो जाएगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, जल्दी से नोट करें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इस पे एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम लिखिए आप जल्दी से, लिखिए आप कि कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ आयन, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ आयन। कैलकुलेट करें ज़रा। आप एक काम करें, वीडियो पॉज कर लें और खुद से ट्राई करें, फिर आप आंसर देखें। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 1 से इन्फिनिटी, मतलब ई इन्फिनिटी माइनस E1। ई इन्फिनिटी 0 है, तो लिथियम 2+ के लिए Z का वैल्यू 3 होगा, तो 9/1, तो ये हो जाएगा 13.6 × 9। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 13.6 × 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। राइट, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लिखें और नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखें। कैलकुलेट सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस आयन। कैलकुलेट सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस आयन। सॉल्व करें जरा ये। चलिए फिर से एक काम करें, आप वीडियो पॉज कर लें और अटेम्प्ट करें, फिर सॉल्यूशन देखें। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स आपको हीलियम प्लस में 1 से कहाँ जाना है, 1 से 2। पहले मैं, अच्छा सॉरी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक, आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो सिर्फ एक ही होता है। तो 1 से 2 फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो 1 से 3 जाना पड़ेगा। तो पहले आप एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करें, तो एक्साइटेशन
सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल्स टू E3 माइनस E1, क्लियर है। और E3 कितना होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 4/9 माइनस 13.6 इंटू 4/1, तो यहाँ से 54.4 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 9, 54.4 इंटू 8/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो यहाँ से मुझे सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। जस्ट एनर्जी में से E हटाएं, पोटेंशियल पाएं, तो इक्वल्स टू 54.4 इंटू 8/9 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो कहीं भी आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल फाइंड करना है तो आप एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करें और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से E हटाएं, पोटेंशियल पाएं, राइट। जल्दी नोट करें और एक होमवर्क के लिए आप प्रॉब्लम लिखें। चलिए लिखिए क्वेश्चन, ये होमवर्क है। लिखिए कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, corresponding to binding energy of hydrogen like species is 13.6 electron volt, corresponding to second excited state, corresponding to second excited state। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन इसमें। फाइंड द atomic number of species, find the atomic number of species first, find atomic number of species second, find its ionization energy find its ionization energy, third find energy required to move an electron, find energy required to move an electron from second excited state to third excited state, from second excited state to third excited state। फोर्थ पार्ट लिखें कि कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम first excited state to ground state। Find wavelength of photon emitted when electron makes transition from first excited state to ground state। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करना है। और आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं ग्रुप में, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उतने मेरे को टेक्स्ट आने चाहिए, सबके सॉल्यूशन आने चाहिए आज, ठीक। नहीं आया तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिर सोच रहा हूँ कि वीडियो जैसे मैथ्स में चल रहा है कि आपको ईमेल आईडी पे ही जा रहा है, तो जिनके भी आएंगे वैसे मुझे स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ट्राई करें, आप सब लोग सॉल्व करें, लाइटली अब मत लो अभी, ठीक ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब भी मैं होमवर्क देता हूँ ऐसा, तो सिर्फ 8 to 10 स्टूडेंट्स सिर्फ सॉल्व करते हैं। यही लोग सिर्फ सिंसियर हैं,
तो ट्राई करें आप सब लोग, फिर से बोल रहा हूँ, आज सबके ग्रुप में मैसेज आने चाहिए, ठीक ना, सबके सॉल्यूशन आप पोस्ट करो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही, ठीक। थैंक यू।